प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश कैसे चलाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम कैसे बनाते हैं? नरेंद्र मोदी पीएमओ के अफसरों को कैसे संभालते हैं? मोदी सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में फाइलें कैसे पास होती हैं? नरेंद्र मोदी कैसे यस करते हैं और कब नो करते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय की इनसाइड स्टोरी पहली बार टीवी पर। नरेंद्र मोदी के दिमाग को पढ़ने वाला शो। सुनी सुनाई बातें नहीं, एकदम ठोक बजाकर ऑथेंटिक बात। पहली बार पीएमओ इंडिया के बारे में विश्वसनीय बात। नरेंद्र मोदी अलग हैं, ये तो सब कहते हैं, सब जानते भी हैं और सब मानते भी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कितना अलग हैं? पहले के प्रधानमंत्रियों में और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है? नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका कितना अलग है? नरेंद्र मोदी के सोचने का तरीका कितना अलग है? नरेंद्र मोदी के होमवर्क करने और डिसीजन लेने का प्रोसेस कितना अलग है, यह सब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक स्पेस में यह जानकारियां अवेलेबल नहीं है। गूगल या यूट्यूब पर मोदी के ऑफिस का एक कोना भी नहीं देख सकते आप, तो वहां का वर्क कल्चर गूगल करके जान नहीं सकते। आज हम पीएमओ के उसी वर्क कल्चर के बारे में आपको बताते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी गांधीनगर से दिल्ली आए तो एक अलग वर्क कल्चर लेकर आए। इतना बड़ा देश, हजारों शहर, लाखों गांव, करोड़ों काम और अरबों लोग, टाइम सबके पास 24 घंटे ही है। नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे ही हैं। तो काम की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड हो, किस फाइल पर पहले साइन हो, कौन सी फाइल पहले पास हो? नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ही देश चलाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। और जानते हैं मोदी ने शुरुआत कहां से की? सफाई से। मोदी ने झाड़ू उठा ली और देश की गंदगी साफ करने निकल पड़े। बड़े बड़े अफसर हैरान परेशान। सफाई करना क्या प्रधानमंत्री का काम है? कोई प्रधानमंत्री कचरा उठाएगा क्या? प्रधानमंत्री देश में झाड़ू लगाएगा क्या? 26 मई 2014 को मोदी प्रधानमंत्री बने तो पीएमओ में अपनी नई टीम लेकर आए। पुराने ऑफिसर्स की छुट्टी की गई, नए ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई। 2014 से 7 साल पहले रिटायर हो चुके सीनियर आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्हें पीएमओ में पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया और वो इस पद पर अगले 5 साल से ज्यादा समय तक बने रहे। अब प्रधानमंत्री मोदी काम कैसे करते हैं, शुरू के दिनों में काम कैसे किया, आगे उनकी काम की रफ्तार किस प्रकार से रही, ये सब कुछ जानने के लिए मैं नृपेंद्र मिश्रा से मिला। तो वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो शुरू में उन्होंने अपने टास्क बताए, जैसे स्वच्छता अभियान या घर बनाना, ये जो सपने बताए अपने, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे आपने कैसे देखा उनको? उन बातों पे मैंने बाद में 1-2 दिन सोचा भी था। ये मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मुझे स्वच्छता अभियान के बारे में कुछ अजीब सा लगा कि देश का प्रधानमंत्री और स्वच्छता के बारे में चर्चा कर रहा हूं। एक ब्यूरोक्रेट होने के कारण मैं वास्तविकता से रिलेट नहीं कर पा रहा था, जो मुझे करना चाहिए था। क्योंकि आप अवगत ही होंगे, संभवतः श्री नरसिम्हा राव जी के समय में, जब मैं सही हूं, तो यूके के राजा रानी आए थे और उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली तो एक स्लम है। और हम सभी को एज ब्यूरोक्रेट्स बहुत शर्म आई थी कि ऐसा बयान दिया गया है, क्योंकि दिल्ली तो उस समय अधिकारियों से मैनेज हो रहा था। I should have related what PM was
नाउ टॉकिंग, और जब 15 अगस्त को बोले, एक रेड फोर्ट से बोले और स्वच्छता अभियान की बात की और गांधी जी के कार्यक्रम से उसे जोड़ा, और उसके एक दिन या 2 दिन पहले आगे पीछे यहाँ के 2-3 मोहल्लों में गए और मुझे बताया गया कि सुबह 6 बजे जाएंगे, और हम सब तैयार होकर वहाँ पहुँचे थे। तो आप विश्वास माने, एक व्यक्ति के जो कथनी और करनी में आप समझते हैं कोई गैप नहीं है, कहा जाता है लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। कहा जाता है कि यू कांट बी ए लीडर एंड प्रीच अनलेस यू प्रैक्टिस। वो दिखलाई देने लगा। मोदी गांधीनगर से दिल्ली मैंडेट के साथ आए थे। 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री फुल मेजॉरिटी के साथ आया था। किसी को कोई शक, कोई शुभा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अफसरों का एक वर्ग था जो मोदी को हेय दृष्टि से देखता था। ये तो स्टेट से आए हैं, ये क्या देश चलाएंगे, ऐसी सोच उनकी थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी सुजाता सिंह ने यही गलती कर दी थी। फिर नरेंद्र मोदी की कोर टीम में डॉक्टर एस जयशंकर की एंट्री हुई। यह पूरा किस्सा सुनेंगे तो मोदी को समझ पाएंगे। इन्हें विदेश यात्रा करनी थी, तो जाहिर है बड़ी ब्रीफिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो तत्कालीन विदेश सचिव ने बहुत सिंसियरली यह सोचा कि इन्हें हो सकता है देश का कार्यक्रम पता हो, अंतर्राष्ट्रीय तो दांव पेच दूसरे होते हैं जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से ब्रीफिंग शुरुआत की जैसे मोदी जी का क्लास लिया जा रहा है। मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं अकेला था, वो मैं उनके समक्ष बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा, नृपेंद्र जी ये तो नहीं चलेगा। मैंने कहा, सर क्या हुआ? बोले, मुझे तो इस प्रकार से समझा जा रहा है जैसे मुझे पता ही नहीं है इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। तो फिर मेरा तो कोई मौका ही नहीं मुझे मिला कि मैं रिएक्ट करके सवाल पूछूं। तो मैं समझ गया कि देयर इज नाउ अ टेम्परामेंटल गैप बिटवीन द हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल मास्टर दैट इज प्राइम मिनिस्टर। परिणाम स्वरूप इन्होंने बदलने का निर्णय ले लिया। वो बदले गए और आपको मालूम ही है जयशंकर जी आए। तो एक तबका ऐसा अवश्य था जो फील करता था कि एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, डिटेल्स की कमी हो सकती है। फाइनेंस में भी एक वर्ग में ऐसा था कि ये बड़ा टेक्निकल विषय है और ये प्रधानमंत्री जी को ना दिए। देश की विदेश नीति और भारत की कूटनीति एक गंभीर विषय है। मोदी इसे फ्रंट से लीड करते हैं। जून 2014 से सितंबर 2025 तक मोदी 6 महादेशों में 52 विदेश यात्राएं कर चुके हैं। मोदी ने कुल मिलाकर 59 देशों की यात्रा की है। पीएम के तौर पर वो 6 बार अमेरिका गए। वो 5 बार रूस, फ्रांस, चीन के दौरे पर जा चुके हैं। जर्मनी, जापान, नेपाल और सिंगापुर मोदी 4 बार जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी खाड़ी के मुस्लिम बहुल देशों में सबसे ज्यादा बार जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेताओं के साथ मोदी का पर्सनल कनेक्ट है जो देश के काम आता है। लुकिंग ईस्ट और ग्लोबल साउथ ये मोदी की विदेश नीति का फेनोमेना है। मोदी ने भारत की विदेश नीति और कूटनीति की खूबियों और खामियों को तभी समझना शुरू कर दिया था जब वो आरएसएस के स्वयं सेवक के तौर पर अमेरिका गए थे।
मोदी बस से अमेरिका के सभी 50 स्टेट्स घूमे थे। मोदी ने अमेरिका की व्यवस्था, वहां का सिस्टम समझा। मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने कई विदेश यात्राएं की। मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर भी जापान गए, चीन गए। मोदी ने विदेश नीति के बारे में पढ़ा, समझा और अनुभव किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अपनी सोच लागू करनी शुरू की। विदेश मंत्रालय में जयशंकर आए तो मोदी की पॉलिसी लागू होनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए। चीन भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के लिए डिफिकल्ट रहा है। मोदी के सामने भी चीन का चैलेंज आया। 2020 में डोकलाम हुआ, उसे मोदी ने कैसे संभाला? एक दूसरा चैलेंज आया सर डोकलाम का, लगभग 73 दिनों तक चला। उस समय पीएम का अप्रोच और पर्सनैलिटी कैसी नजर आई? वह कार्यकाल संभवतः मैं तब तक निकल चुका था, लेकिन जो फर्स्ट डोकलाम के बगल में एक डिस्टर्बेंस हुआ था, जहां पहली बार पीपुल आर्मी जो थी चाइना की, उसने किया था और अटैक हुआ था। और वह एक अजीब सा अनुभव था, क्योंकि ठीक उसी समय, उसी तारीख को चीन के अध्यक्ष जी इस देश में थे और मीटिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री जी के और उनके सहयोगी और वह बिल्कुल, हम लोग हैदराबाद हाउस में थे और खबरें मिनट टू मिनट आ रही थी कि ऐसा हो गया है। मुझे याद है बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी ने सभी को कहा कि आप लोग जाएं, मुझे सिर्फ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी है। और उन दोनों जने की कुछ बात हुई होगी। और उस समय, यद्यपि वो रुका नहीं, लेकिन उस समय वो एक्शन वहीं पर जहां था रुक गया था, फर्दर एग्रेवेट नहीं हुआ था। क्या कारण चीन राष्ट्र के अध्यक्ष ने बताया होगा, हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात बहुत साफ साफ कही थी। एक आम धारणा है कि नेता जैसे ही ऊंची कुर्सी पर जाता है, उसे जमीन दिखनी बंद हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर को कोठरी घेर लेती है, प्रधानमंत्री की किचन कैबिनेट बन जाती है। राजीव गांधी के साथ यही हुआ था। आज भी गूगल पर आप सर्च करेंगे तो राजीव गांधी की किचन कैबिनेट के नाम आ जाएंगे, सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट के नाम भी दिख जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की किचन कैबिनेट के कोई नाम नहीं आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कोई किचन कैबिनेट है ही नहीं। नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अफसरों की भी कोई किचन टीम नहीं है। परफॉर्मेंस ही एकमात्र आधार है। देश के सबसे बड़े ऑफिस पीएमओ में ऑफिस की तरह फाइल नहीं खेला जाता। पहले की सरकारों में फाइल अटक जाती थी, भटक जाती थी, वर्षों तक फाइल अटकी ही रहती थी। फाइल अटकने से प्रोजेक्ट अटक जाते थे। मोदी के टाइम पर ऐसा नहीं होता। नई दिल्ली में नई संसद बनाने का प्रोजेक्ट दशकों तक रुका रहा। मोदी ने फाइल क्लियर की और प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिया। अटल सुरंग बनाने की घोषणा 2000 में हुई थी। 14 साल तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। मोदी प्रधानमंत्री बने तब अटल सुरंग बनकर तैयार हुई। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल 2002 में बनना शुरू हुआ था। काम कछुए की रफ्तार से चलता रहा। मोदी पीएम बने तो काम पूरा कर दिया गया। इसी तरह कश्मीर को रेल से जोड़ने का प्रोजेक्ट 1995 में शुरू हुआ था। यह रेल लिंक भी मोदी ने बनाकर डिलीवर किया। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसे मोदी ने सोचा, मोदी ने शुरू किया और मोदी ने डिलीवर भी कर दिया। नरेंद्र मोदी के ऑफिस में डिसीजन का सिंगल विंडो सिस्टम है। उस डिसीजन विंडो पर खुद नरेंद्र मोदी बैठते हैं। नरेंद्र मोदी के पास फाइल पहुंचने का पूरा प्रोसेस है। पीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए पहले टास्क देते हैं, मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जरूरी हुआ तो लॉ मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट किया जाता है। अगर 2 मंत्रालयों के सेक्रेटरी आम राय पर नहीं आते तो पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंटरवीन करते हैं। फाइनल प्रेजेंटेशन नरेंद्र मोदी को दिखाया जाता है। फाइनल प्रेजेंटेशन देखने के बाद मोदी यस या नो करते हैं। पीएम ने फाइल ओके
कर दी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप करते हैं। राज्यों के साथ कोई बात अटकी तो मोदी मुख्यमंत्रियों से भी बात करते हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, मोदी का हर मुख्यमंत्री से एक रेपो बना हुआ है। ये पॉलिटिकल रेपो नहीं है, ये काम वाला रेपो है। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रगति मीटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। प्रधानमंत्री रेगुलरली टॉप ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग लेते हैं। इसमें एक बार में 8 से 10 प्रोजेक्ट पर डिस्कशन किया जाता है। मामला राज्यों से जुड़ा हो तो वहां के सेक्रेटरीज को भी बुलाया जाता है। अफसरों को मोदी का बुलावा ही काम की प्रगति बढ़ा देता है। मोदी की सरकार अफसर नहीं चलाते, सरकार मोदी ही चलाते हैं। मोदी ही टीम सेलेक्ट करते हैं और नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफर पोस्टिंग वाला खेल भी बंद कर दिया है। मैं गया था और मेरे साथ कैबिनेट सेक्रेटरी गए और प्रस्ताव रखा गया कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में। कुछ इन्होंने भी कहे थे कि इनको तत्काल इनका स्थानांतरण किया जाए, तो वो पूरी व्यवस्था लेकर हम लोग गए। तो हर एक केस में एक नाम हम लोगों ने प्रस्तुत किया जो हमने और कैबिनेट सेक्रेटरी ने समझा कि वो सर्वोत्तम है। इन्होंने सुनने के बाद केवल एक प्रस्ताव को पास किया, जो एक स्थानांतरण का विषय था, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इस अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया जाए। बाकी सब के लिए उन्होंने कहा देखिए ये मेरे साथ नहीं चलेगा, मेरे साथ आप पैनल लाएंगे, पैनल के गुण दोष आप लिख सकते हैं और फिर आप छोड़ देंगे उसे। उसके बाद मैं आपको निर्णय बता दूंगा और वह निर्णय फाइनल होगा। तो ये बड़ा क्लियर था that he wanted a say in matters of selection, appointment of secretaries and equivalent jobs. मिनिस्ट्रीज का जब फॉर्मेशन होता था सर, या फिर डिपार्टमेंट का एलोकेशन, या फिर रिसफल किया जा रहा है, किसी को बनाना किसी को हटाना, इस सब को लेके क्या अप्रोच रहता था पीएम मोदी का? जाहिर तौर पर सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहते होंगे, क्या कुछ समझ में आता था कि अप्रोच क्या है? इस विषय के राजनीतिक पहलू को तो वो कभी भी हम सबसे डिस्कस नहीं करते थे। एक दो ऐसे दृष्टांत आए जहाँ मैंने कुछ कभी चेष्टा भी की, तो उन्होंने कहा निपिन जी ये तो पॉलिटिकल है। लेकिन उसकी जिसको होमवर्क था वह हमेशा पीएमओ करता है, और वह कार्य वो सौंपा था जिसमें वो अपेक्षा करते थे कि योग्यता के अनुसार वर्गीकरण, जेंडर के अनुसार वर्गीकरण, राज्य के क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से वर्गीकरण, इन सब पर सूचनाएं चाहते थे। कुछ एक विशेष बात है जो हम लोगों की राय में है उस व्यक्ति के बारे में, तो वह भी हम लोग बता देते थे। यहाँ तक कि यदि मैं धृष्टता करूं, लेकिन सही बात है, निष्ठा के बारे में कोई विषय आया है और हम लोग के पास कोई सूचना है तो हम लोग बता देते थे। उसके बाद वह विषय पूरी तरह राजनीतिक क्षेत्र में चला जाता था। मोदी के विरोधी आमतौर पर यह परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि मोदी दूसरों की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की करते हैं, जबकि हकीकत ठीक उलट है। मोदी मानते भी हैं, सुनते भी हैं। जिन लोगों की बात सुननी चाहिए उनकी सुनते हैं, जिन लोगों की बात माननी चाहिए उनकी मानते हैं। कम से कम 3 बड़े उदाहरण सामने हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जीएसटी के तत्कालीन प्रारूप को लेकर उनको सख्त ऐतराज था। मोदी पीएम बने, दिल्ली आए, ऐतराज जारी था। बाद में अधिकारियों ने उस प्रारूप में सुधार करके उनके सामने प्रेजेंटेशन रखा। मोदी फिर तैयार हो गए। न सिर्फ तैयार हुए बल्कि आधी रात तक पार्लियामेंट चली और जीएसटी को लागू करवाया। दूसरा बड़ा उदाहरण सामने आया फ्री सिलेंडर को लेके। मोदी आमतौर पर फ्री की योजना के विरोध में इस लिहाज से रहते हैं
क्योंकि आज नहीं तो कल ये इकोनॉमी पे एक बड़ा बोझ बनेगा। उज्ज्वला सिलेंडर की बात आई, लेकिन जब मोदी को यह बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, वो तुरंत इस कंसेप्ट पे सहमत हुए, उसे ग्रीन सिग्नल दिया। तीसरा उदाहरण रहा जब फार्मूला आया था। मोदी को यह बताया गया कि 2 ऑर्डिनेंस तो आ गए, लेकिन तीसरे ऑर्डिनेंस पे लागू करने के बजाय इसे लैप्स होने दिया जाए। उन्होंने सवाल पूछा, अधिकारियों ने कहा कि यह सुधार जरूरी तो था, लेकिन देश इसके लिए अभी तैयार नहीं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि गलती हो गई। मोदी ने उस बात को भी माना। नरेंद्र मोदी कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। मोदी फैसले लेते हैं तो चूक की गुंजाइश भी रहती है। चूक हो जाए तो मोदी बलि का बकरा नहीं ढूंढते। मोदी अफसरों को डरा कर नहीं रखते। 2016 में नोटबंदी के बारे में कुछ अफसर मानते हैं कि गलती हुई। मोदी ने उसका दोष मढ़कर किसी अफसर का ट्रांसफर नहीं किया, किसी को सस्पेंड भी नहीं किया। मोदी ने उसे पॉलिटिकली हैंडल किया। प्रारंभ में हम केवल 3 व्यक्ति थे जिनको ये जानकारी थी, 3 महीने पहले। फिर एक समूह 7-8 लोगों का हुआ, जब 20 दिन 25 दिन रहे, क्योंकि अध्ययन जरूरी था कि मोरारजी देसाई जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनके ज़माने में कैसे हुआ था, इंदिरा जी शास्त्री जी के ज़माने में क्या उस पर नोटिंग थी। तो फिर कुछ लोगों को जोड़ना पड़ा, बैंकों से कोऑर्डिनेशन के लिए जोड़ना था, प्रिंटिंग प्रेसेस से कोऑर्डिनेशन के लिए जोड़ना था। इसलिए फिर और बड़ा आवश्यक था कि ये नेचुरली कॉन्फिडेंशियल रहे। तो एक चुनौती थी, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है आज जब मैं सोचता हूँ, उन्होंने आखिरी दिन तक यह नहीं पूछा कि तुम लोग तैयार हो कि नहीं। जब मैंने उनसे कहा कि सभा तिथि अब निश्चित कर दें, किस तिथि को आप कैबिनेट बुलाएंगे, उसका हमें समय तय करना होगा, क्योंकि वहीं से आपको भाषण करना होगा। उसी दिन आरबीआई की बैठक बोर्ड की होगी, तो आरबीआई की बोर्ड की बैठक बॉम्बे की बजाय दिल्ली में उसी दिन करनी होगी। साइमल्टेनियस रेजोल्यूशन होता है। तो उन्होंने तिथि निर्धारित कर दी। उस दिन भी हम लोगों से नहीं पूछा कि भाई ये सब तैयारी हो गई है। एक उनको इंट्रिंसिक विश्वास था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, रिजर्व बैंक को, पीएमओ को जिम्मेदारी दी गई है, तो वह जिम्मेदारी के अनुसार उतरेंगे। और उन्हें यह पूरा विश्वास था कि यदि कुछ उसमें डाउटफुल, एक होता है ना, कुछ लोगों को उस समय भी योजना के प्रति उस प्रकार की निष्ठा नहीं होती है, तो ऐसे लोग भी यदि होंगे तो वह न्यूट्रलाइज हो जाएंगे विद द इंथुजियाज्म ऑफ रिमेनिंग ऑफिसर्स। तो वो था, एक कठिन डगर से हम गुजरे थे, कुछ गलतियां भी की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने यह नहीं कहा कि इस कार्य में आपका होमवर्क कम था, इस कारण से 2 दिन कठिनाई आई, या इस कारण से बैंकों में भीड़ बढ़ी, आप एंटिसिपेट नहीं कर सके। ये कारण ऐसे थे जिस पर आलोचना स्वाभाविक थी, लेकिन उन्होंने उस आलोचना को कभी अधिकारी गण पे ट्रांसफर नहीं किया। ही हैंडल्ड इट पॉलिटिकली। मोदी 24/7 अलर्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके साथ जिसने भी काम किया है वो यही कहता है कि आप प्रधानमंत्री को ब्लफ नहीं कर सकते। मोदी कई सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। पीएमओ के अपने सोर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, राज्यों के चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, पार्टी का इंफॉर्मेशन विंडो है, और इन सब से बढ़कर मोदी का अपना इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम है। किसी भी इशू पर छोटी से छोटी बात भी अगर प्रधानमंत्री जानना चाहें तो मिनटों में पता लगा लेते हैं। इससे निर्णय करने में आसानी होती है। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, गलतियां होती हैं,
लेकिन हाथ के हाथ कोर्स करेक्शन भी होता रहता है। शासन का यह डायनामिक सिस्टम खुद मोदी ने डिजाइन किया है। मोदी सख्त हैं, मोदी सख्ती से मॉनिटरिंग करते हैं, मोदी काम की प्रगति और इंप्लीमेंटेशन से अपडेट रहते हैं। लेकिन मोदी और दूसरे नेताओं में एक और बड़ा अंतर है। इस देश में कुछ नेताओं ने सख्त सरकार की एक इमेज बना दी थी कि नेता सख्त होगा तो अफसर से बदतमीजी करेगा। नरेंद्र मोदी ने सख्त सरकार की यह इमेज बदल दी है। मोदी हार्ड टास्क मास्टर हैं, लेकिन वो अफसरों को सार्वजनिक रूप से फटकारने का काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी अफसरों को कभी अपमानित नहीं करते। तभी तो जो मोदी के साथ काम कर चुका है वो हमेशा के लिए मोदी का मुरीद बन गया है। कई बार ऐसा होता होगा कि किसी चीज़ को जैसा वो चाहते हैं वो ना हो पाए, ब्यूरोक्रेसी उस रूप में डिलीवर ना कर पाए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी। तो उस कंडीशन में अगर कोई चीज़ ऐसी होती थी तो उनके नाराज़गी दिखाने का तरीका क्या होता है? लोग समझते हैं बहुत कड़े हैं, प्राय लोग कहते हैं ईस्टर्न लुक्स हैं, फ्रेंडली लुक्स नहीं हैं, ऐसा लोग कहते हैं ये इनके व्यवहार से लोग डरते हैं। इनका ह्यूमन साइड बहुत ही कंपैशन भरा है। और ये कभी भी किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा से उस पर आंच नहीं आने देते। उन्हें पूरा आभास रहता था कि ब्यूरोक्रेट्स को इज्जत के साथ ट्रीट करना होगा, क्योंकि यदि मैं उन्हें गलत ट्रीट करूंगा तो फिर उनके मिनिस्टर्स क्या सीखेंगे। एक दो केसेस ऐसे हुए जिसमें सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स में बहुत सीरियस मतभेद हुआ, बहुत सीरियस। उस समय पता भी चला था कि आप तक मामला पहुंचा। और मैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गया। वो राजनीतिक विषय था, इसलिए मेरे पास उपचार नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की।